हेलो स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम देखेंगे आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर देख लिया है। आज हम चालू कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जहाँ पे हम रिटायरिंग पार्टनर क्या होता है वो देखेंगे। सेकंड, न्यू रेशो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हम गेन रेशो के बारे में समझेंगे, किस तरीके से गेन रेशो कैलकुलेट किया जाता है, गेन रेशो कहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के कितने ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स और जनरल रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है। किस तरीके से जो रिजर्व्स होते हैं पार्टनर के रिटायरमेंट होने पे रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट की वैल्यू बढ़ने पे या कम होने पे, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने पे या कम होने पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड लास्टली, कैपिटल अकाउंट सॉरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू टोटल पेबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और दूसरा टोटल अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, ये हम देखेंगे। ठीक है। किस तरीके से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे और हम कैसे अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर्स को पे करेंगे वो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। ओके। When one of the members chooses to be a partner and the remaining partners continue to carry on business of the firm, it is called retirement of partner। तो स्टूडेंट जब कभी भी एग्जिस्टिंग मेंबर में से एक आधा अगर मेंबर पार्टनर नहीं रहता है, ठीक है, वन मेंबर चेंजेस मतलब वो पार्टनर नहीं रहता है, जब कभी भी एग्जिस्टिंग जितने भी मेंबर है उसमें से एक आधा मेंबर पार्टनरशिप से निकल जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना, और रिमेनिंग पार्टनर जब बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है। बिजनेस बन नहीं हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर बाकी के, ठीक है, बट एक पार्टनर उसमें से क्या हो रहा है? रिटायर्ड हो रहा है। पार्टनर में रिटायर फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू, अभी रीज़न क्या हो सकता है रिटायरमेंट का? तो हो सकता है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, वो ओल्ड एज की वजह से हो रहा है, ठीक है, उसकी उम्र हो गई काफ़ी, इस वजह से वो रिटायर हो रहा है। सेकेंडली, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो पार्टनर्स के बीच में जिसकी वजह से वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। ओके। नेक्स्ट, लॉसेस इन बिजनेस, हो सकता है बिजनेस में लॉस हो गया जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके। और वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर खुद से इंडिपेंडेंटली एक न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं। सब रीजन हो सकते हैं पार्टनर के रिटायरमेंट लेने का। ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर, न्यू रेशो। अब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं न्यू रेशो होता क्या है स्टूडेंट। ठीक है। द रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टूडेंट। तो रिटायरिंग पार्टनर के रिटायर होने के बाद में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने का, जो रेशो डिसाइड करते हैं उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहेंगे। ठीक है। ओके। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं न्यू रेशो कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो एग्जांपल में हमारे ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:2:1। ठीक है। तो तीन पार्टनर है, उनका रेशो जो दिया हुआ वो है 4:2:1। इफ़ बी रिटायर्ड व्हाट विल बी द न्यू रेशो, और आगे दिया हो कि बी रिटायर्ड हो गया, ठीक है, तो न्यू रेशो क्या होगा? बी रिटायर्ड हो गया तो स्टूडेंट बी का शेयर ये है, सिंपली आप बी के शेयर को कैंसिल कर दो तो आपको मिल जाएगा न्यू रेशो। ठीक है। द न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी विल बी 4:1। इट इज इट इज कैंसिलिंग बाय बी शेयर। ठीक है। ये कैसे मिला स्टूडेंट हमें? सिंपली हमने बी का शेयर क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया और हमें न्यू रेशो मिल गया। ठीक है। न्यू रेशो क्या होगा? 4:1। क्या हुआ स्टूडेंट? न्यू रेशो हमारा 4:1। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीनों पार्टनर है एक्स वाई जेड और तीनों क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। मतलब उनका जो न्यू रेशो हुआ स्टूडेंट कितना हुआ? 1:1 सॉरी जो ओल्ड रेशो है कितना है? 1:1:1। ओके। एंड जेड रिटायर और बाद में क्या दिया हुआ आगे? जेड रिटायर हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड हिज शेयर, कितना शेयर है स्टूडेंट जेड का? अगर रेशो 1:1:1 है तो जेड का जो शेयर होगा वो 1/3 होगा। एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई। तो जो 1/3 शेयर था वो एक्स और वाई ने एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया?
3:1 के रेशो में। जो 1/3 शेयर था वो एक्स और वाई ने एक्वायर किया इन द रेशो ऑफ 3:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें बोला हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशो लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशो जो दिया हुआ है वो कितना है 1:1:1। आगे लिखा हुआ है कि एक्स और वाई ने ठीक है इन दोनों पार्टनर ने जेड का शेयर ले लिया इन द रेशो ऑफ 3:1। कैसे लिया इनका शेयर, रेशो में 3:1 में उन्होंने ले लिया है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, वही दिया जेड का शेयर एक्स और वाई ने 3:1 में ले लिया। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है गेन कितना किया, ठीक है। एक्स और वाई को कितना गेन हुआ, ठीक है, जेड के रिटायरमेंट होने की वजह से। तो जेड का जो शेयर था 1/3 था स्टूडेंट, ओके, कितना था 1/3। तो 1/3 में से एक्स ने कितना लिया, एक्स ने लिया 3:1, मतलब एक्स का जो शेयर था, एक्स ने जो 1/3 शेयर में से जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है 1/3, उसमें से एक्स ने ले लिया 3/4। कितना ले लिया 3/4, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मुझे गेन रेशियो मिल जाएगा, गेन कितना होगा 3/12, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स का गेन ओल्ड, सॉरी ये जो है 1/3, ये क्या है रिटर्निंग पार्टनर का शेयर है 1/3, और उस रिटर्निंग पार्टनर के शेयर में से 3/4 एक्स ने एक्वायर कर लिया, मतलब एक्स ने गेन कर लिया। तो एक्स का जो गेन हुआ वो 3/12 हुआ। ठीक उसी तरीके से हम वाई का भी गेन फाइंड करेंगे। वाई ने किस में से लिया स्टूडेंट, रिटायर पार्टनर के शेयर में से, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर 1/3 में से कितना शेयर लिया 1/4, कितना लिया 1/4। तो अकॉर्डिंगली मुझे वाई का गेन भी मिल जाएगा विच इज़ 1/12। अकॉर्डिंगली मेरे को एक्स का और वाई का गेन मिल गया। अब न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो में मुझे गेन जो हुआ दोनों पार्टनर को उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो, ठीक है ना, ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। जो नया रेशो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ओल्ड रेशो जो पहले मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है, प्लस पार्टनर के जाने की वजह से जो गेन हुआ वो भी उनको ही मिलने वाला है। तो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। अकॉर्डिंगली हम लोग एक्स और वाई का न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशो कितना है एक्स और वाई का 1/3, ये एक्स का ओल्ड रेशो प्लस एक्स ने जो गेन किया 3/12, दोनों को प्लस करने पे मुझे मिलेगा स्टूडेंट 7/12, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम वाई का भी न्यू शेयर का रेशो फाइंड आउट करेंगे। 1/3 वाई का ओल्ड रेशो है ये, और वाई ने गेन किया 1/12। अकॉर्डिंगली जो न्यू रेशो हुआ वाई का वो 5/12, और मेरा जो कम्प्लीटली न्यू रेशो होगा वो 7:5। कितना होगा स्टूडेंट 7:5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो दो तरीके इसमें, पहला जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिंपली एक पार्टनर रिटायर हो गया इतना बोला है, तो आप उसका शेयर काट दो तो आपको जो बचा हुआ वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या होगा न्यू रेशो। और अगर दिया है कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका जो शेयर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर किस तरीके से शेयर करे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको गेन रेशो फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी गेन फाइंड करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कितना गेन किया है, और वो गेन फाइंड करने के बाद में आपको ओल्ड रेशो में एडअप करना पड़ेगा न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं और अब हम सीखते हैं गेन रेशो कैसे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ठीक है। ऑलरेडी हमने थोड़ा सा देख लिया है हमने न्यू रेशो में गेन रेशो का इन्वॉल्वमेंट, तो अभी हम कम्प्लीटली गेन रेशो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटर्निंग पार्टनर शेयर, जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है ना, रेशो दिया हुआ था किस तरीके से, जो रिटर्निंग पार्टनर का जो शेयर था वो किस तरीके से कंटिन्यूइंग पार्टनर ने आपस में रेशो में बांट दिया, ठीक है ना, कंटिन्यू पार्टनर ने एक पर्टिकुलर रेशो में बांट दिया, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, गेन रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, गेन रेशो। जब कभी भी रिटर्निंग पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर एक पर्टिकुलर रेशो में बांट देते हैं आपस में, तो जो वैल्यू मिलता है स्टूडेंट वो मुझे मिलता है गेन रेशो, जैसे हमने पिछले समय देखा। इट इज़ नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट ये गेन रेशो कहाँ यूज होता है, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, राइट ऑफ गुडविल। कौन सा गुडविल, जो हमने क्रिएट किया है या फिर रेस किया है, कितना, टू द एक्सटेंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ओनली। तो गुडविल हमने जो रेस किया स्टूडेंट, कितना, टू द एक्सटेंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, उतना ही
चलिए सॉरी, जितना हमने गुडविल रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो हमने रेस किया है, तो वो केस में हम लोग गेन रेशो को यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब कि गुडविल जब हम पूरे फर्म का रेस करेंगे, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है गुडविल में, एक तो खाली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस करेंगे और दूसरा फर्म का गुडविल रेस करेंगे। तो जब कभी भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर का गुडविल रेस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग गेन रेशो यूज़ करेंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए। और जब कभी पूरे फर्म का गुडविल अगर हमने रेस किया है तो न्यू रेशो यूज़ करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। तो राइट ऑफ करने के लिए गेन रेशो या फिर न्यू रेशो यूज होता है। गेन रेशो कब होगा? जब हम गुडविल को रिटर्निंग पार्टनर के शेयर की वैल्यू जितना रेस किया हुआ है, और जब पूरे फर्म का गुडविल रेस होगा तब न्यू रेशो यूज होगा राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, हम वापस देखेंगे ये चीज़। चलिए, आगे लिखा हुआ है गेन रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या दिया हुआ है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। स्टूडेंट सिंपल है, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कई बार, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, कई बार बच्चे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में गड़बड़ कर लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको मैं, एडमिशन के टाइम पे जो कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ओल्ड माइनस न्यू है कि न्यू माइनस ओल्ड है, तो ये कन्फ्यूजन आप सिंपली दूर कर सकते हो। ये खाली कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है कि पहले अमाउंट कब ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अमाउंट कब ज़्यादा मिल रहा है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करोगे कि पार्टनर रिटायरमेंट लेने के बाद में, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है, अगर तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर रिटायरमेंट, तीन पार्टनर में से अगर एक पार्टनर रिटायर लेता है तो जितना भी प्रॉफिट है सिर्फ दो पार्टनर शेयर करेंगे। तो जो न्यू रेशो होगा उस केस में जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को, और जो ओल्ड रेशो है उसमें उनको कम मिलता था। तो बिग वैल्यू, ठीक है, माइनस स्मॉल वैल्यू, ऐसा करना है आपको। ठीक है, जब रिटायरिंग पार्टनर चला जाएगा तो बड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और जब था तब कम मिलता था उनको। ठीक है, तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। ठीक उसी तरीके से सेक्रीफाइस रेशो में भी आप देख सकते हो। सेक्रीफाइस रेशो में आप ऑब्जर्व करोगे कब फाइंड आउट करते हैं? एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो किसी पार्टनर के एडमिट होने के पहले ओल्ड रेशो बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा शेयर मिलता है हमें किसी भी चीज़ में, और जैसे न्यू पार्टनर आता है तो न्यू रेशो जो होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें कम कम प्रॉफिट शेयर मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू, इस तरीके का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो गेन रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:2। तो ये उनका ओल्ड रेशो है, और जेड रिटायर्स। ओके, इसमें से जेड क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिटायर हो रहा है। द न्यू रेशो इज 3:2, और न्यू रेशो दिया हुआ है, जेड रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है स्टूडेंट, आपको न्यू रेशो दिया हुआ, ओल्ड रेशो दिया है, तो आप इजीली गेन फाइंड आउट कर सकते हो गेन रेशो क्या होगा। ठीक है, तो आपको न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक्स का गेन कितना होगा स्टूडेंट? जो एक्सिस्टिंग पार्टनर, जो कंटिन्यू पार्टनर है वही गेन करेंगे। ठीक है, तो गेन रेशो एक्स और वाई का ही निकलेगा, जेड का नहीं निकलेगा। तो एक्स का गेन कितना होगा स्टूडेंट? एक्स का जो न्यू रेशो है वो कितना है? 3/5। ठीक है, तो एक्स का न्यू रेशो 3/5 माइनस ओल्ड रेशो, एक्स का ओल्ड रेशो कितना है स्टूडेंट? 4/9। कितना है? 4/9 माइनस करने पे आपको मिलेगा 7/45। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप वाई का भी फाइंड आउट करोगे गेन रेशो। वाई का गेन कितना है? वाई का जो न्यू रेशो है वो है 2/5, और वाई का जो ओल्ड रेशो है कितना है? 3/9। इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3/45। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट जो गेन रेशो हुआ वो कितना हुआ? 7:3। कितना हुआ गेन रेशो? 7:3। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं गेन रेशो का। P, Q and R are partner sharing profit and losses in the ratio of 2:1। ठीक है, Q रिटायर्स, इसमें से Q क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिटायर हो रहा है। द कैलकुलेट द गेन रेशो, गेन रेशो मुझे फाइंड आउट करना बोला स्टूडेंट। यहाँ पे हमें न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, तो न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट? सिंपली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है? Q, तो ये अपना Q का शेयर। तो Q के शेयर को जब कैंसिल कर देंगे तो मुझे न्यू रेशो जो मिलेगा वो क्या होगा? 2:1।
तो ओल्ड रेशो मुझे दिया हुआ है, ओल्ड रेशो है 2:2:1, न्यू रेशो है मेरा 2:1। अकॉर्डिंगली मैं गेन रेशो फाइंड आउट कर सकता हूँ। गेन रेशो क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, करेक्ट। तो न्यू रेशो है मेरा 2/3, पी का जो न्यू रेशो है वो 2/3 है, ठीक है। और जो ओल्ड रेशो है वो कितना है? 2/5। कितना है? 2/5। इसे सॉल्व करने पे मेरे को मिलेगा 4/15। अकॉर्डिंगली मैं क्यू 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 तो रिटायर्ड हो गया, आर का गेन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। आर का गेन कितना होगा स्टूडेंट? आर का न्यू रेशो विच इज़ 1/3, ओके, माइनस ओल्ड रेशो विच इज़ 1/5। तो 1/3 में से 1/5 माइनस में हो तो मुझे मिलेगा 2/15, ठीक है। अकॉर्डिंगली मुझे जो न्यू रेशो मिला स्टूडेंट, सॉरी जो गेन रेशो मिला, कितना मिला? 4:2। इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 2:1। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको गेन रेशो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल के बेसिकली स्टूडेंट दो ही ट्रीटमेंट है। ओके, पहला ट्रीटमेंट क्या होगा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। गुडविल जो है उसके दो ट्रीटमेंट हो गए। पहला, पूरे फर्म का गुडविल रेस किया जाएगा, ओके, या फिर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का जो वैल्यू होगा उतना रेस किया जाएगा। तो दोनों भी केस में रेस्ट होगा, बट रेस कौन सा वैल्यू होगा? रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेस हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का गुडविल रेस हो रहा है, फुल वैल्यू ऑफ फर्म का गुडविल रेस हो रहा है, वो आपको देखना है। अकॉर्डिंगली दोनों में भी दो दो एंट्री होगी, ठीक है। फर्म का अगर गुडविल हम रेस करें तो रेस का एंट्री और राइट ऑफ का एंट्री, और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अगर हम रेस कर रहे हैं तो रेस का एंट्री और राइट ऑफ का एंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली कॉन्सेप्ट फ्लो होगा। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो कितना है स्टूडेंट? दो ही है ऐसे बेसिकली। पूरे फर्म का गुडविल रेस करेंगे या फिर रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा उतना ही हम रेस करेंगे। भले रेस कोई भी क्या हो स्टूडेंट, आगे जाके मुझे इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। दो एंट्री होगा दोनों की भी, एक तो रेस की एंट्री और दूसरी राइट ऑफ की एंट्री। रिटायरिंग पार्टनर में भी रेस की एंट्री और राइट ऑफ की एंट्री। बट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, जो गुडविल राइट ऑफ करना है वो किस तरीके से करना है, कौन से रेशियो में करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी फर्म की वैल्यू, ठीक है ना, फर्म वैल्यू ऑफ गुडविल रेस टू द एक्सटेंट ऑफ फर्म, फर्म के पूरा फर्म का गुडविल हमने जब रेस किया है तो वो केस में हमें जो गुडविल राइट ऑफ करना होगा वो करना होगा न्यू रेशियो में। कैसे करना होगा? न्यू रेशियो में करना होगा। और जब कभी भी रिटायरिंग पार्टनर का अगर शेयर का वैल्यू, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल हमने रेस किया उसके राइट ऑफ करना है तो वो केस में मुझे गेन रेशियो यूज़ करना है स्टूडेंट। क्या यूज़ करना है? गेन रेशियो, ठीक है। तो अगर गुडविल हमने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर जितना रेस किया तो गेन रेशियो, पूरे फर्म का गुडविल रेस किया तो न्यू रेशियो। ये दोनों रेशियो हम यूज़ करेंगे गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब हम एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट वो देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, व्हेन द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, जैसे मैंने आपको कहा था ये वाला हम कवर अप कर रहे हैं। एंटायर फर्म हमने क्या किया? रेस्ट किया, ओके। एंड रिटेन इन बिजनेस, रिटेन मतलब हमने राइट ऑफ नहीं किया, ओके। एंड रिटेन इन बिजनेस मतलब हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया। तो वो केस में एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट? देखते हैं। सबसे पहला, जब हम गुडविल रेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट तो गुडविल आ रहा है वो, ठीक है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन गुडविल, हमारा रियल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेबिट, ठीक है। और ये गुडविल के पैसे कौन देने वाला है स्टूडेंट? जितने भी पार्टनर्स है वो लोग ये गुडविल के लिए पैसे रेस करेंगे, वो लेके आएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का जो अमाउंट है, वैल्यू है स्टूडेंट, वो ऑल पार्टनर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और स्टूडेंट यहाँ पे जो हम अमाउंट नोट करेंगे यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो में करेंगे, ठीक है। तीनों भी पार्टनर का अमाउंट जो नोट करेंगे वो गुडविल का अमाउंट ओल्ड रेशियो में नोट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब गुडविल हमने रेस किया है बट राइट ऑफ नहीं किया है, गुडविल हमने रेस किया पर राइट ऑफ नहीं किया है, वो केस में गुडविल अपीयर होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। वो केस में गुडविल अपीयर होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में क्या दिया हुआ है? व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेस्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। पहले हमने पूरे फर्म का गुडविल रेस किया और फिर राइट ऑफ किया। तो स्टूडेंट पूरे गुडविल, पूरे फर्म का जब हमने गुडविल रेस किया तो सेम एंट्री आएगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये हाँ सेम एंट्री आएगा, कोई डाउट नहीं। तो पहले वही एंट्री लिख देते, गुडविल रेस का एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर शेयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब राइट ऑफ की एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट वो देखते हैं। राइट ऑफ के लिए हम लोग सबसे पहला न्यू रेशो यूज़ करेंगे राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है।
तो राइट ऑफ की जो एंट्री आएगी स्टूडेंट वो इस तरीके से आएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओके, व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये अमाउंट हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया तो वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा, ठीक है, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, ओके। चलिए आगे एक और पॉइंट देख लेते हैं। अभी हमारा फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट पूरा कवर अप हो गया, अब हम देखते हैं रिटायरिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, गुडविल रेज किया, बट कितना रेज किया, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का वैल्यू जितना हमने रेज किया, एंड रिटेन इन बिजनेस, रिटेन इन बिजनेस मतलब हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया स्टूडेंट, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, हम एसेट क्रिएट करें गुडविल अकाउंट डेबिट, और वो गुडविल सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पार्टनर की जगह पे आएगा रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, सेम एंट्री है बट ऑल पार्टनर की जगह पे हमें रिटायरिंग पार्टनर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि हमने राइट ऑफ नहीं किया स्टूडेंट, रिटेन किया, राइट ऑफ नहीं किया, तो गुडविल क्या होगा, गुडविल डेफिनेटली बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट टू दैट एक्सटेंड, जितना भी वैल्यू है गुडविल का उतना वैल्यू हमारा बैलेंस शीट में अपीयर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर फोर्थ पार्ट, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ठीक है, एंड देन रिटर्न ऑफ, ओके, तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के वैल्यू जितना हमने रेज किया और फिर बाद में हमने क्या किया स्टूडेंट, राइट ऑफ किया, तो सबसे पहला गुडविल रेज का एंट्री जो हम पिछले थर्ड पार्ट में देखा था, सेम एंट्री आपको पास करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ओके। इसके बाद में राइट ऑफ के लिए स्टूडेंट हमें जो एंट्री पास करनी होगी वो होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको राइट ऑफ कर देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और यहाँ पे जो स्टूडेंट यूज़ होगा गुडविल राइट ऑफ करने के लिए वो होगा गेन रेशो, आपको ये याद रखना है, जब कभी भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आप राइट ऑफ कर रहे हो, सॉरी जब कभी भी आपने गुडविल रेज किया टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, तब आपको गेन रेशो यूज़ करना है, ठीक है, मैं काफ़ी टाइम इस पर फोकस कर रहा हूँ, और जब कभी भी गुडविल राइट ऑफ कर दिया आपने तो वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगी, ठीक है ना, गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। लास्टली हम एक जनरल पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रहा है ओल्ड बैलेंस शीट में, ठीक है, रेज नहीं कर रहे, हम पहले से देख रहे हैं कि गुडविल अपीयर हो रहा है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं। द डिफरेंस इन द गुडविल अमाउंट, ठीक है, जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट गुडविल के अमाउंट में जो हमने फाइंड किया है और जो जूना पड़ा हुआ था, वो दोनों का भी डिफरेंस कैन बी शोन, उसको हम बता सकते हैं, कहाँ बता सकते हैं, आइदर इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट अकॉर्डिंगली, वो हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में बता सकते हैं, कोई भी नाम से बुला सकते हो आप, या फिर उस डिफरेंस को हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, जो डिफरेंस होगा गुडविल का उसे एसेट ट्रीट करके आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलिए फटाफट फिर आगे मूव करते हैं अभी, ओके, लेट्स मूव फर्दर। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, तो स्टूडेंट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स होते हैं या फिर एग्जिस्टिंग लॉस होते हैं, तो पार्टनर रिटायर होने पे हमें क्या करना पड़ता है, उन सभी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है, तो चलिए उसकी एंट्री क्या होगी वो अब हम देखते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कभी कोई पार्टनर रिटायर होता है स्टूडेंट, एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर अक्यूमुलेटेड लॉस, उसे हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में, ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर को वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर ओनली शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, या फिर खाली रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा रिजर्व में या लॉस में उसे हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया होगा टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स में, वो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली हमारी एंट्रीज पास करेंगे स्टूडेंट, ठीक है।
ओके, चलिए देखते हैं। एनी टाइप ऑफ रिजर्व या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड द एंट्री विल बी। तो किसी भी टाइप का रिजर्व या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसे हम ट्रांसफर करेंगे तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगी वो हम पहले देखते हैं स्टूडेंट। तो रिजर्व वगैरह का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड में लिखा होता है, करेक्ट। तो जब हम उसे ट्रांसफर करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अकॉर्डिंगली जितने भी रिजर्व है, ठीक है, जितने भी प्रॉफिट है सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो मैं नोट करूंगा यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, और ये जो रिजर्व्स वगैरह स्टूडेंट पार्टनर्स को बिलोंग कर रहे हैं, पार्टनर्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिखिए बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। ओके फाइन, नेक्स्ट एनी अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब हमने यहाँ पे प्रॉफिट का ट्रांसफर का एंट्री देख लिया, ठीक उसी तरीके से एनी अक्यूमुलेटेड लॉसेस अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड में जो चीज़ अपीयर होता है उसका स्टूडेंट डेबिट बैलेंस होता है, ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑफ द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट। तो एसेट साइड में अगर कोई लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम राइट ऑफ करें तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट। नॉर्मल एसेट साइड में जो लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखा जाता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ये जो लॉस है किसे हम ट्रांसफर करें, पार्टनर्स को। तो एंट्री होगी स्टूडेंट हमारी और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बीइंग accumulated losses debited to partners और partners capital और current account। ओके, होप सो आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। नाउ मूविंग फर्दर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है। टू पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्वेश्चन में दिया हो सकता है एसेट का वैल्यू बढ़ गया है या फिर हो सकता है एसेट का वैल्यू कम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। आप ही बताओ, जब कभी भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के नाते स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। फ़ायदा होने के नाते रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब कभी भी एसेट का वैल्यू कम हो गया स्टूडेंट तो लॉस हो जाएगा। लॉस होने के नाते नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस होने पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा हमारा, एंड अकॉर्डिंगली एसेट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी हो सकता है लायबिलिटी बढ़ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सके लायबिलिटी कम हो जाए। जब कभी भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा, और लॉस होने पे रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और लायबिलिटी बढ़ने पे लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से लायबिलिटी कम होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा हो गया, फायदा होने पे रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट है जैसा हमने एडमिशन के टाइम पे देखा था स्टूडेंट, ठीक है। अब खाली मेन रिवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस करना है, जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका अपोजिट ट्रीटमेंट एसेट्स और लायबिलिटी के साथ में होगा। फाइन, चलिए मैंने आपको मेरे साइड से पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ लेते एक बार। व्हेन द पार्टनर्स रिटायर फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द बिजनेस इट इज़ डिजायरेबल टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जब कभी पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो ये डिजायरेबल है, मतलब करना चाहिए एसेट्स को और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर देना चाहिए, टू ब्रिंग द वैल्यूज एट करेक्ट पोजिशन, ताकि जितने भी वैल्यूज है वो करेक्ट पोजिशन पे आ जाए। द बेनिफिट ऑफ सच ट्रांसफर, द बेनिफिट ऑफ सच ट्रांसफर इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस है उससे जो बेनिफिट हुआ वो विल बी गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर एज वेल। रिटायरिंग पार्टनर एज वेल मतलब सभी पार्टनर को मिलेगा स्टूडेंट। एडमिशन की जैसे जिस तरीके से एडमिशन में रिवैल्यूएशन का जो बेनिफिट है सभी को मिलता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन का बेनिफिट सभी को मिलेगा, ठीक है। टू शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी में चेंज होता है उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। आफ्टर शोइंग ऑल द इफेक्ट्स इन रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट द बैलेंस अपियरिंग इन दिस अकाउंट, जितना भी बैलेंस अपियर करता है स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कुछ भी बोल सकते हो, जितना भी बैलेंस अपियर करता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, रिवैल्यूएशन का स्पेसिमेन, तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर गो थ्रू कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। हम कैपिटल जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनके कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे। आप बोलोगे सर कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि प्रॉब्लम में हमें उस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक है। तो देखते क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर मे डिसाइड, मे जरूरी नहीं हर टाइम करना ही पड़े, मे डिसाइड टू रीअरेंज देयर कैपिटल, हो सकता है वो डिसाइड करे कि उनके कैपिटल को रीअरेंज किया जाए एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके न्यू रेशो के हिसाब से हम रीअरेंज करें, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें एंट्री पास करनी पड़ सकती है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल हम ट्राई करते समझने का इसको, कि मैं शॉर्ट में एक जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ स्टूडेंट। हो सकता है कि पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है, जो कंटिन्यू पार्टनर उनका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा स्टूडेंट। अगर किसी भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट वो केस में फर्म को पार्टनर्स को देना पड़ता है, फर्म को पार्टनर्स को देना पड़ता है, ठीक है। ओके, और जब कभी भी डेबिट बैलेंस होगा तो फर्म पार्टनर से लेगा, ये आपको याद रखना है। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्या होगा स्टूडेंट, फर्म को देना पड़ेगा, और अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो फर्म पार्टनर से लेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। अकॉर्डिंगली दो चीज़ हो सकती है, इधर सरप्लस निकल रहा हो, ठीक है, पार्टनर का सरप्लस निकल रहा हो फर्म में, या फिर डेफिसिट निकल रहा हो, ठीक है। सरप्लस मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है स्टूडेंट, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है स्टूडेंट, तो ये केस में स्टूडेंट हम पार्टनर्स को पे कर देंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स को क्या करेंगे, पे कर देंगे, पेड बैक। तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगी, पार्टनर रिसीव कर रहा है यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बैंक, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है हम उसे कैश ना देके जो अमाउंट है उसको हम लोन ट्रीट कर ले या फिर करंट अकाउंट ट्रीट कर ले, ठीक है। तो वो केस में स्टूडेंट एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा स्टूडेंट, हम कैश की जगह पे उसे लोन ट्रीट करेंगे या फिर करंट अकाउंट ट्रीट करेंगे। तो कैश बैंक की जगह पे आपको क्या लिखना है, लोन या फिर करंट अकाउंट। अकॉर्डिंगली एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर करंट और कंटिन्यूइंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। थर्ड इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ब्रिंग कैश टूवर्ड डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्या स्टूडेंट, डेफिसिट मतलब डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। अगर पार्टनर्स का कंटिन्यूइंग पार्टनर का डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो रहा है तो वो केस में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे, सॉरी पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे। तो बिजनेस में पैसे आएंगे, कैश डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। कौन दे रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो डेफिसिट है स्टूडेंट उसको हम लोग लोन में भी ट्रांसफर कर सकते हो सकता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर पैसे नहीं लेके आ पा रहा है, तो जितना भी पैसा हमें उसे रिकवर करना था उसे हम लोन कंसिडर करेंगे, और कैश बैंक की जगह पे क्या लिखेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर लोन अकाउंट या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। डेबिट कैश बैंक की जगह पे हमने ये लिख दिया, और टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई बात कंटिन्यूइंग पार्टनर की। अब हम लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं जहाँ पे हम रिटायर्ड पार्टनर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टोटल पेएबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को मुझे कितना पे करना है उस बारे में मुझे यहाँ पे देखना है। तो सीरियल नंबर, ठीक है, जर्नल एंट्री और ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहला देखते हैं स्टूडेंट, लमसम एंटायर अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड इज पेड इन वन इंस्टॉलमेंट एट अ टाइम, पूरा अमाउंट मैंने पे कर दिया स्टूडेंट, पूरा अमाउंट पे कर दिया। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन हो गया यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट रिसीवर, तो अकॉर्डिंगली रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्या होगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है तो टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट और क्रेडिट द गिवर, ठीक है, कैश होगा तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक होगा तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सेकेंड हो सकता है स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर में बी पेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है।
तो जो अमाउंट है वो हम पे करेंगे, बट कैसे पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। और जितना भी बैलेंस है स्टूडेंट हम उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एक बार के लिए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे बट एक बार के लिए हम पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे स्टूडेंट, सेम एंट्री, खाली आपको कैश बैंक की जगह पे क्या लिखना है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री होगी स्टूडेंट रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट वाले का ही पार्ट है यहाँ पे, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन, लोन पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया स्टूडेंट, उसका एंट्री क्या होगा। डेफिनेटली स्टूडेंट ये रिटायरिंग पार्टनर से लोन लिया गया है तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट क्या हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, और इसकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट क्योंकि देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट, टू सी, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, इंटरेस्ट हमने पे किया, कैसे पे किया, कैश में पे किया स्टूडेंट। जब हम लाइबिलिटी पे करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, ये जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, डेबिट, तो अकॉर्डिंगली रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हम पे कर रहे हैं, कैश हमारा रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो टू कैश या फिर टू बैंक क्रेडिट द गिवर, ऐसा हम नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट हमने कवर अप कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड थर्ड एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जितना भी ड्यू था हमने पूरे अमाउंट को हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेम एंट्री यहाँ पर जितना भी अमाउंट है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक बार अमाउंट पूरा हमने लोन कंसिडर करके ट्रांसफर कर दिया, तो सेम एंट्री आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ओके, सेम एंट्री। एंड लास्टली, if the amount due to retiring partner is partly paid in cash and balance due transfer to loan account, आधा जो अमाउंट था वो हमने कैश में पे कर दिया और आधे को हमने लोन कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, तो वो केस में एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, वो केस में भी रिटायरिंग पार्टनर तो रिसीवर ही होगा, ओके, डेबिट द रिसीवर, पार्टली हम पे करें तो कैश जा रहा है हमारे पास से टू कैश बैंक, ठीक है, बाकी के अमाउंट को हम लोन ट्रीट कर रहे हैं लाइबिलिटी स्टूडेंट, बाकी जो हम पे नहीं कर पा रहे वो हमारा लोन लाइबिलिटी है, तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट से हम देखेंगे स्टूडेंट सम्स देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक्स में दिए हुए वो हम नेक्स्ट पार्ट से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।